नमस्कार। क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। जी हां, दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जहां हम वो तमाम सवाल उठाते हैं जिनका जवाब आप तलाश रहे हैं। यहां पर हम वो तमाम मुद्दे उठाते हैं जिनसे आप आंदोलित होते हैं, जो आपको उद्वेलित करते हैं। जाहिर तौर से जवाब होंगे खूब, पर सवाल होंगे दो टूक। और दो टूक में आज हम जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो आज की तारीख में बहुत अहम मुद्दा देश के लिए बन गया है। और वो मुद्दा है कैंपस की राजनीति, यानी कि छात्र राजनीति, यानी कि कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में जो राजनीति हो रही है, आज हम उसकी बात करेंगे। और ये सवाल आज हमें इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार हम कॉलेजेस में और कैंपसेस में और यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं कहीं ना कहीं छात्र आंदोलित उद्वेलित दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो इन्हीं सवालों को आज हम उठाएंगे दो टूक में। और इससे पहले कि इन मुद्दों को उठाए, एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि दरअसल हम आज कौन से मुद्दे और क्यों उठाना चाहते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर तेलंगाना की हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक देश के कई विश्वविद्यालय इन दिनों सुर्खियों में हैं। जी नहीं, सुर्खियों में इसलिए नहीं क्योंकि शिक्षा या शोध के क्षेत्र में यहाँ कोई बेहद उल्लेखनीय काम हुआ है, बल्कि सुर्खियों में इसलिए क्योंकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला ने खुदकुशी कर ली। तो जेएनयू में भारत के टुकड़े करने और भारत की बर्बादी के लिए बंदूक के दम पर जंग चलाने के नारे सुनाई दिए। इन खबरों ने सरकार के सामने कई मुश्किल सवाल खड़े कर दिए हैं, तो देश के सामने कई कड़वे प्रश्न भी। सबसे बड़ा सवाल ये कि कैंपस में, कॉलेजों में आखिर ये किस तरह की राजनीति हो रही है। यूं तो देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी कैंपस में राजनीति तब से हो रही है जब भारत गुलाम था। 1920 से 1946 तक देश के विद्यार्थियों ने कैंपस से ही सविनय अवज्ञा से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक चलाया और देश की आजादी के लिए सक्रियता से राजनीतिक भूमिका निभाई। आजादी के बाद 70 के दशक में चाहे महंगाई का मुद्दा उठा या फिर इंदिरा गांधी का आपातकाल, छात्रों ने कॉलेज से लेकर सड़कों तक संघर्ष किया और पुलिस की लाठी ही नहीं, गोलियां भी खाईं। 1990 में मंडल कमीशन के खिलाफ उनका आंदोलन होगा, हम लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। तो 2012 में अन्ना आंदोलन के पक्ष में विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किए। निर्भया बलात्कार कांड के बाद तो छात्र शक्ति ने सरकार को कानून तक बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जो छात्र शक्ति कल तक महिलाओं के हक के लिए संघर्ष कर रही थी, भ्रष्टाचार से जंग कर रही थी, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठा रही थी, आज वो बंदूक उठाकर भारत की बर्बादी के नारे क्यों लगा रही है। अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ शुरू हुई भारत की छात्र राजनीति आखिर आज क्यों इंडिया गो बैक तक पहुंच गई है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद जाहिर तौर से सवाल बहुत सारे उठते हैं। बहुत से लोग हालांकि ये भी कहते हैं कि कैंपसेस में राजनीति नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज में चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम साफ तौर पे बता दें कि ये कतई हम इसके पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि हमने देखा है कि देश में जो कैंपस की राजनीति करने वाले बहुत से जो छात्र हैं वो देश के बड़े नेता बने हैं और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो इसलिए हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि अगर राजनीति आपका भविष्य तय करती है तो आप तय कीजिए कि आपकी राजनीति कैसी होगी। तो आज हम यही मुद्दा उठाएंगे कि राजनीति आखिर कैसी होनी चाहिए, छात्र राजनीति। और दो टूक में जो दो बड़े सवाल हम उठा रहे हैं वो बड़े सवाल हम नजर डालते हैं। क्या है हमारे आज के बड़े सवाल? पहला सवाल जो है वो हमारे सामने जो आज खड़ा हो गया है वो सवाल ये कि क्या देश की छात्र राजनीति भटक रही है, क्या देश की छात्र राजनीति जो है वो गलत दिशा पर चली गई है। ये हमारा आज का पहला सवाल है। और आज का हमारा जो दूसरा सवाल जो हम दो टुक में उठाएंगे वो ये कि क्या कैंपस राजनीतिक दलों की राजनीति का अखाड़ा बन रहे हैं। ये दो सवाल हैं
जिन दो सवालों पर आज हम बात करेंगे, ये सवाल हम उठाएंगे और इन दोनों सवालों पर दो टूक बात करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ डीपी त्रिपाठी साहब हैं। डीपी त्रिपाठी साहब देश के जाने माने राजनेता हैं और एनसीपी से जुड़े हुए हैं और खास बात यह है कि 70 के दशक में डीपी त्रिपाठी साहब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष थे। 70 का वो दशक जब देश में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद भी। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डीपी त्रिपाठी साहब वहां पर पढ़ा भी चुके हैं छात्रों को, तो जाहिर तौर से छात्र राजनीति को बहुत करीब से देखा है। हमारे साथ केजी सुरेश साहब हैं। केजी सुरेश साहब डीडी न्यूज के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर हैं और हमारे साथ सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं। सिद्धार्थ मिश्रा जी अध्यक्ष हैं सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट एंड जस्टिस के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले डीपी त्रिपाठी जी, आपको लगता है कि राजनीति में, देश की राजनीति में, छात्र राजनीति में कुछ भटकाव हुआ है? क्योंकि अगर कैंपस में हम ये नारे सुनेंगे, देश का लोकतंत्र जो है हमारी ताकत है और हम उस लोकतंत्र पे गर्व करते हैं, गुमान करते हैं, पर जब उस लोकतंत्र के खिलाफ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं कि बंदूक से लेंगे आजादी, तो लगता है कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में भटकाव है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। देश के स्तर पर छात्र राजनीति में भटकाव आया है, विचारधारा समाप्त हुई है और जिस तरह के वैचारिक संघर्ष विश्वविद्यालय में होने चाहिए, जो जवाहरलाल नेहरू ने अपने कन्वोकेशन एड्रेस में कहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अपने प्रधानमंत्री बनने के कुछ वर्षों बाद ही, कि यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी इज फॉर एडवेंचर ऑफ आइडियाज। तो उसमें से जब राजनीति निकलती है तो उसमें तत्व होता है, उसमें समझ होती है, वो कमज़ोर हुई है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो नारा लगाने का सवाल है, तो वो नारे तो अब प्रमाणित हो गया है कि वीडियो ही डॉक्टरेट था। नहीं सर, और वो नारे सुन लीजिए मैं यहाँ पे वहाँ जो नारे जो लगे थे, जो नारे उसमें कन्हैया के नारों पर शायद एक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो डॉक्टर थे, लेकिन जिन नारों का हमने रिपोर्ट में भी जिक्र किया वो नारे गलत थे। ऐसा अब तक देश की कोई भी फॉरेंसिक लैब उसको साबित नहीं कर पाई है। ये नारे लगे थे कि भारत की बर्बादी होगी, ये नारे लगे थे बंदूक से आजादी लेंगे, ये नारे लगे थे। नारे लगाने वाले कौन थे? नकाब पोश वहां जो खड़े थे वो कैसे आ गए? ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है ना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, कि ये क्यों नहीं देखते यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग क्यों आ गए। अब ये सारी रिपोर्ट्स में आ गया ना कि नकाब पोश थे वहां। अब जहां तक विद्यार्थियों का प्रश्न, अगर मेरा कार्यक्रम, मैं एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा हूं, उस कार्यक्रम में अगर कोई नकाब पोश आता है, उसको पूरी तरह से वो हाईजैक कर लेते हैं, तो क्या एक छात्र नेता होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को जाता, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके कहता कि मेरा एक कार्यक्रम हाईजैक कर लिया कुछ नकाब पोशों ने, मैं पुलिस के पास जाता और उनसे कहता कि भाई इस तरह के देशद्रोही नारे लगे हैं मेरी सभा में? क्या एक जिम्मेदार छात्र राजनेता की ये जिम्मेदारी नहीं बनती? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कार्यक्रम बिना विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुमति के हो रहा था। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य जो बनता विश्वविद्यालय प्रशासन का बनता था कि उसको तुरंत रोके जाके और उन लोगों को हर तरह की जो उनकी अनुशासनात्मक कार्रवाई वहां कर सकते हैं, विश्वविद्यालय में अपना तंत्र होता है, उसके जरिए करनी चाहिए थी, जो नहीं किया। उल्टे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करके निर्दोष कन्हैया कुमार को देशद्रोह में गिरफ्तार करना और उसके बाद फिर पुलिस को बुला लेना विश्वविद्यालय के अंदर, ये बहुत बड़ी गलती थी। चलिए, मैं इस पर मैंने संसद में कहा, मैं इस पर आऊंगा क्योंकि आपने कुछ मुद्दे उठाए। आपने हालांकि कन्हैया कुमार को आपने निर्दोष बता दिया, लेकिन अभी वो सशर्त जमानत पर है, तो इसलिए हम उसको निर्दोष कतई नहीं कहेंगे जब तक कि देश की अदालत साबित ना कर दे। केजी सुरेश साहब, जब हम, क्योंकि हमारा आज का मुद्दा सिर्फ एक कन्हैया कुमार नहीं, एक जेएनयू नहीं, हम देश की पूरी राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इसमें जेएनयू एक बड़ा उदाहरण है। अगर हम ये कह रहे हैं कि देश की युवा छात्र राजनीति में भटकाव आया, तो जेएनयू उसका एक उदाहरण बन के देश के सामने है, देश के लोग सवाल कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। डीपी त्रिपाठी साहब ने कुछ बात रखी, लेकिन यहीं पर मैं जोड़ दूं कि जज साहिबा ने क्या कहा जब कन्हैया को जमानत दी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से छात्रों के बीच एक संक्रमण फैला है उसे नियंत्रित करना जरूरी है, इससे पहले कि ये महामारी का रूप बन जाए, इसे खत्म करना होगा। यानी प्रॉब्लम है, समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। और ये प्रॉब्लम आज की उपजी हुई नहीं है जी अशोक जी, जेएनयू में ये लगातार होती रही है पिछले कई वर्षों से। इस तरह के कार्यक्रम, कुछ छात्र संगठन हैं वो
उत्तर पूर्व के नाम पर, कश्मीर के नाम पर, वो लगातार इसमें लगे रहे। लेकिन अफसोस की बात रही है कि आज तक उसको नजरअंदाज किया गया। अगर ये शुरुआत में ही अगर इस पर कार्रवाई होती तो शायद जो है आज हमें ये नज़ीर देखने को नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पिछले प्रशासन रहे हैं, पिछली सरकारें रही है, उन्होंने अनदेखा किया और वो इस हद तक पहुंच गई कि आज खुलेआम जिस तरीके का हमने सुना बात कि राष्ट्र को तोड़ने का, देश को तोड़ने की जो बात कही गई, वो हमने देखा। दूसरी बात जो यहाँ जिक्र भी हुआ, मेरा देखिए ये मानना है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको इसी देश ने दी है। इस देश को तोड़कर कोई स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इस देश से बढ़कर नहीं है। तो कुछ लोगों ने जो नारे लगाए, आपने जैसे कहा, अगर वो बाहर के लोग थे, मेरा मानना है कि वो बहुत कम संख्या में थे, ये भी बताया जा रहा है जी। तो इतने बड़े संख्या में जो जेएनयू के छात्र थे वो चुप क्यों खड़े हुए थे? इसका कहीं ना कहीं जवाबदेही, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जब इस सबके बाद पुलिस आती है तो हम कहते हैं कि भाई पुलिस कैंपस में घुस रही है। उस वक्त आज हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो है पुलिस आकर उनको पकड़ लेते हैं। ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। अगर हम पुलिस को ला रहे हैं कैंपस में तो क्या साथ साथ जो छात्र संघ है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे लोगों को जो है बेनकाब करे? मुझे अफसोस होता है कि एक बहुत बड़ा राष्ट्र के नाम पर संदेश दिया जेएनयूएसयू के अध्यक्ष ने, जिसमें उन्होंने दुनिया भर की बातें कही। मुझे खुशी होती अगर वो साथ साथ वो जो राष्ट्र विरोधी नारे लगे उसकी भर्त्सना करते हैं। मुझे खुशी होती अगर वो कहते कि हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है और आगे से इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की हरकत हम अपने कैंपस में हमारे रहते हुए हम होने नहीं देंगे जी। तो शायद देश का विश्वास उन पर बढ़ता। ये बहुत जरूरी है आज। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि कुछ छात्रों ने इस तरीके के नारे लगाए, उस वजह से हम हमारे पूरे छात्र समुदाय पर, पूरे देश पर हम ये प्रश्न चिन्ह लगाना अनुचित होगा। सिद्धार्थ जी, ये सारा परिप्रेक्ष्य है और जाहिर तौर पर कुछ छात्रों के कारण हम ये नहीं कह सकते कि हमारी छात्र राजनीति गलत दिशा में है, ये एक तर्क हो सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, दुनिया के 300 जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं, शायद दुनिया के छोटे छोटे देशों के यूनिवर्सिटीज उसमें होंगी, लेकिन हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी उसमें नहीं है दुनिया की टॉप 300 यूनिवर्सिटी में से। तो सवाल यह कि हम राजनीति ही कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में। विश्वविद्यालयों का जो मूल काम है, छात्रों का जो मूल काम है, अच्छे शोध करना, अच्छी रिसर्च करना, अच्छी कोई प्रयोग करना, एडवेंचर जो बात कही डीपी त्रिपाठी साहब ने कि आप आइडियाज ऑफ एडवेंचर, उसकी जगह हम देख रहे हैं शायद राजनीति, और वो भी शायद राजनीति भी गलत दिशा में हो रही है। अशोक जी, मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई है कि हमारा सेंस ऑफ प्रोपोर्शन बड़ा गलत हो गया है। देश के सामने ग्रेटर चैलेंज क्या है? चैलेंज यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी है या देश की इंटीग्रिटी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जैसे जज साहिबा ने अपने जजमेंट में भी कहा था कि आप सारी तर्क वितर्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीमा पर खड़ा कोई जवान आपकी रक्षा कर रहा है। तो देश के इंटीग्रिटी के ऊपर एक इतना बड़ा चैलेंज है, वो अफजल गुरु सरीखे लोगों से वो चैलेंज है। और उसके जिंदाबाद के जब नारे लगे और उस पर जब कोई एक्शन हो तो उसको एक इतना बड़ा मुद्दा बनाना कि ये देश के कि यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी का मुद्दा और ये मुद्दा और वो मुद्दा, फासिज्म का मुद्दा, नाजीवाद का मुद्दा, तो मेरे ख्याल से ये एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन को हम लोग लूज़ करते जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने यूनिवर्सिटी और जो आपके जो प्रश्न है उस पर आता हूँ, जो एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, जो आप जेएनयू का अगर आप, अभी मैंने किसी से पूछा कि भाई जो क्लास वगैरह वहाँ नहीं लग रही हैं तो क्या ज़ीरो एकेडमिक ईयर वहाँ डिक्लेयर होगा? तो वहाँ पर एक कानून है कि आप क्लास करें ना करें, आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता है। आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, एक खुला माहौल है, बहुत अच्छी बात है। जेएनयू में स्कॉलर्स बहुत अच्छे हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जो लेफ्ट हेजिमोनिक टेंडेंसीज है वो बहुत ज़बरदस्त है, और उसको परपेचुएट करने के अंदर वो जो बहुत और बृहत विषय हैं उसके ऊपर वो भारी पड़ रहा है। अब जैसे ये कन्हैया जी के ऊपर एक्शन हुआ, वो अंदर गए, वो बाहर आए, बाहर आने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा भाषण किया
और जो मैंने कहा एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन की बात, उनको देश का अगला नेता डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब हास्यास्पद बातें हैं ये सब। और उसके बाद एकेडमिक एक्सरसाइज क्या हो रही है कि नेशनलिज्म पे लेक्चर्स हो रहे हैं। नेशनलिज्म पर लेक्चर क्या हो रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के भाषण कराए जा रहे हैं वहाँ पर। और एक व्यक्ति जब खड़ा होकर के भाषण करता है मकरंद परांजपे पे, जो कि जेएनयू के प्रोफेसर से ज़्यादा एक साहित्यकार के रूप में जाना जाता है, जब वो खड़ा होकर के भाषण करता है और वो कुछ प्रश्न को उठाता है, बहुत तरीके से प्रश्न उठाता है, वो उन पर कुछ क्वेश्चंस करता है, तो उसको जेएनयू का प्रेसिडेंट, जेएनयू सू का प्रेसिडेंट खड़ा होकर कहता है, सर आप तो यहीं रहेंगे, आपको हम देख लेंगे। सिद्धार्थ जी, हम बहुत जेएनयू में चले गए। जेएनयू से अलग हटके की बात होनी चाहिए और जरूर बात करेंगे, लेकिन डीपी त्रिपाठी से मैं आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार आईएफए की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक आईएफए की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार गया। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा दीदी से संपर्क करें। डीपी त्रिपाठी साहब, आप सिद्धार्थ जी ने जो बात कहा उसमें जोड़ना चाहते थे, आप जरूर जोड़िए, लेकिन साथ साथ मैं एक छोटी सी बात आपसे और भी कहता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिंगदो कमेटी जो बनी थी, उसने साफ तौर पे कहा था कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कैंपस से दूर रहे, छात्र राजनीति से दूर रहे, इस तरह की बात कही थी। लेकिन आज आपको लगता है कि कैंपस जो है दरअसल वो बीजेपी, कांग्रेस या फिर लेफ्ट पार्टीज हैं, उनका जो एक प्रॉक्सी, एक जो अखाड़ा है, राजनीति का अखाड़ा, वो बनते जा रहे हैं? देखिए, अगर आप भारत की छात्र नीति का अध्ययन करेंगे तो किसी विश्वविद्यालय में भारत के ऐसा नहीं रहा है कि राजनीतिक दलों की छात्र शाखाएं न रही हों। वो रही हैं और बहुत जिम्मेदारी से काम किया है। समाजवादी युवजन सभा एक ज़माने में उत्तर भारत में बहुत ही प्रबल थी, डॉक्टर लोहिया का इतना बड़ा प्रभाव था। उसके बाद जयप्रकाश जी का प्रभाव आया, उसके बाद आरएसएस का और विद्यार्थी परिषद का प्रभाव भी कई विश्वविद्यालयों में रहा। तो ये बात कहना कि राजनीतिक दल जाने नहीं चाहिए, विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होने चाहिए, ये बहुत ही गलत है। चुनाव तो हम पहले से खारिज कर रहे हैं, हम इस तर्क को नहीं उठा रहे हैं। हाँ, नहीं, ठीक है। मैं 2-3 बातें खाली जेएनयू के बारे में कह के बाकी विश्वविद्यालयों पर चला जाऊंगा। एक तो जो बात अभी सिद्धार्थ मिश्रा जी ने कही कि वहाँ विचारों में कोई वैचारिक आज़ादी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे ज़माने में लेकर वामपंथी भी थे, फ्री थिंकर्स थे जो चुनाव लड़ते थे, वामपंथ के खिलाफ थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। और जेएनयू में कभी
वायलेंस नहीं हुई आज तक, इतने वर्षों के बाद। अकेली यूनिवर्सिटी है दुनिया में जहां विद्यार्थी अपना चुनाव खुद करते हैं, जिसमें कांग्रेस भी जीती है, एबीवीपी भी जीती है, समाजवादी भी जीते हैं, एंटी लेफ्ट भी जीते हैं। मैंने कहने बड़ा अच्छा था, मैंने अभी भी भाई अभी तो कहा सुरेश जी ने कि कितने कम वोट से प्रेसिडेंट जीता। वो इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? वो इलेक्शन कमीशन स्टूडेंट्स द्वारा इलेक्ट होता है, और आज तक कभी भी वायलेंस नहीं हुई। उस विश्वविद्यालय में पैसे का और अपराधियों का कोई रोल नहीं है इलेक्शन में। तो जो अच्छी बातें हैं विश्वविद्यालय के बारे में कोई कहता नहीं। एक छोटा ग्रुप है लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट का जिसके हम सब खिलाफ हैं, और कुछ जिहादी तत्व उनसे मिले हैं। वो छोटा तत्व है जो देश की आंतरिक स्वतंत्रता के लिए भी खतरनाक है। सिर्फ ये राष्ट्रवाद की बात नहीं है जी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि वो आंतरिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, सुरक्षा के खिलाफ। बाकी विश्वविद्यालयों में थोड़ा जिक्र कर दूं। जो हैदराबाद में हुआ, अब उस विश्वविद्यालय को भी डेन ऑफ एंटी नेशनल एलिमेंट्स कहना और उसके बाद दलित विद्यार्थियों को 5 को निष्कासित कर देना, जिसकी वजह से रोहित वेमुला ने आत्महत्या करने पे वो मजबूर हुआ, वो सर्वथा अनुचित था। कि जिस संक्षेप में, क्योंकि रोहित वेमुला का जिक्र किया, जाहिर तौर पर जो रोहित वेमुला को जिस तरह से आत्महत्या करने बहुत दुखद है, इस तरह की चीज हुई। तो क्या लगता है आपको, क्या एक आरोप लगा रहा है लगातार सरकार इंटरफेयर बहुत कर रही है, सरकार की तरफ से बहुत हस्तक्षेप हो रहा है, क्या इस वजह से भी कुछ आपको लगता है कुछ टसल है? नहीं, देखिए आपने जो बात कही कि राजनीतिक दलों के छात्र जो भी संगठन हैं वो अपने जगह काम करते रहे हैं, लेकिन त्रिपाठी जी के ज़माने में एक जो पूरे लोकतंत्र में भी और राजनीतिक इस पूरे आपस के उसमें भी कहीं ना कहीं एक शालीनता थी, एक मर्यादा थी, कुछ गरिमाएं थी, जो आज जो है राजनीतिक स्तर पर ही खत्म हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित हो रहा है छात्र राजनीति में भी, जिसमें से असहिष्णुता एक चीज है, अस्पृश्यता, राजनीतिक अस्पृश्यता, इस तरह की चीजें आज सामने आपको दिख रहा है, जहां आपको लग रहा है कि नहीं, एक पार्टी विशेष को हमको पूरी तरीके से जो है हमें दरकिनार कर देना चाहिए, एक विचार। ये वैचारिक जिसे अखाड़ा है, यूनिवर्सिटी वैचारिक अखाड़ा है, वो नहीं होना चाहिए। वैचारिक अखाड़ा होना चाहिए, विचारों का, राजनीतिक अखाड़ा, राजनीतिक का वैचारिक अखाड़ा होना चाहिए, वैचारिक अखाड़ा होना चाहिए, जहां खुलकर सबको मौका मिले अपने बात को रखने का। जी, बात रोहित की चली है, तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी की भी कुछ बात होनी चाहिए, और भी बात होनी चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद NRI लड़के से शादी हुई तो फैमिली में सब बहुत खुश हुए, लेकिन विदेश पहुंचकर मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड ने शादी के लिए सब झूठ बोला था। काम काज से लेकर प्रॉपर्टी तक के बारे में सब इन्फॉर्मेशन गलत थी। मेरे साथ उसका बर्ताव दिन पर दिन खराब होता गया, मारपीट, मेंटल टॉर्चर, और जब पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है तो मैं बिल्कुल टूट गई। विदेश में रहते हुए उसके चंगुल से निकलना मेरे लिए मुश्किल था। NRI लड़के से शादी तय करने से पहले उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स और मैरिटल स्टेटस के बारे में अच्छी तरह से जान लेना बहुत ही जरूरी है। और ध्यान रखें, NRI शादी को भारत में ही कानूनन दर्ज करवाएं। गलत NRI शादी में फंस चुकी कोई भी महिला तुरंत मदद के लिए पुलिस और एम्बेसी में संपर्क कर सकती है, और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर जाकर NRI सेल में ऑनलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकती है। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं, और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे।
आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम कैंपस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। क्या देश की राजनीति, जो छात्र राजनीति अब भटक गई है, और क्या राजनीतिक पार्टियों का अखाड़ा बन रहे हैं कैंपस। सिद्धार्थ जी, ब्रेक पे जाने से पहले रोहित की बात हुई और जाहिर तौर पर बहुत दुखद घटना है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वहीं पर 10 साल में 9 छात्रों ने आत्महत्याएं की, जो आंकड़े बताते हैं। लोग रोहित की बात करते हैं, 2008 में सेंथिल कुमार की ने आत्महत्या की, 2013 में एम वेंकटेश, दोनों बहुत बहुत प्रतिभाशाली छात्र थे। तो जरूरत शायद एक मैकेनिज्म के लिए लड़ने की है कि एक ऐसा मैकेनिज्म बने जहां दलित छात्रों की बात सुनी जा सके, लेकिन शायद वो मैकेनिज्म को छोड़कर के बात राजनीति की हो। देखिए, दिस इज अ वेरी सैड सिचुएशन। हमारे यहाँ आज क्या है, आप देखिए, ये जो भी छात्र आंदोलन हुए और जैसा अभी सुरेश कह रहे थे, जो भी कुछ हुआ, उन सबका टारगेट एक लीडर, एक मिनिस्टर। अब आई एम वेरी श्योर रोहित वेमुला का जो मामला है, उसके पहले 9 और मामले वहाँ सामने आए, तो वो एक सिस्टमेटिक फेलियर का मामला है और उसको देखने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। कोई मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से वो मामला रिजॉल्व नहीं हो जाएगा, लेकिन जो सारा फोकस है, मिनिस्टर को रिजाइन करा दो, प्रधानमंत्री को टारगेट कर दो। वी हैव फाउंड ए ऑल्टरनेटिव। आई एम सॉरी, हम कोई ऑल्टरनेटिव नहीं खोज रहे हैं, हम सेंसेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। हम बस मैं जो शुरुआत में कहा कि मैं मीडिया का विद्यार्थी रहा हूं, और हमने एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन लूज कर दिया, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लूज कर दी है कि आज तक 9 और विद्यार्थियों ने अगर आत्महत्या की वहां पे, तो ये तो एक केस स्टडी करने वाला मामला है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये तो जानकारी लेकर के एक कमेटी, किसने वो जहमत उठाई? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के छात्र शाखा ने ये जहमत उठाई कि जाकर के वहां पर इसको पता करके बताए तथ्य ऐसा क्यों हो रहा है? किसी ने नहीं कोशिश की। डीपी त्रिपाठी जी, आपको लगता है थोड़ा सा ये हमें तथ्यों में जाना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो चाहिए? ऐसा ही पहली बार नहीं है जी। 2007 में थोराट कमेटी का गठन किया गया था, सरकार ने किया था, और थोरट यूजीसी के भी चेयरमैन रहे हैं, आईसीसीआर के भी चेयरमैन, जी, खुद दलित हैं। और उन्होंने पाया कि क्या कारण है तो कि ये 80% से 85% तक आत्महत्या करने वाली जितनी केसेस हुई थी, वो दलित थे। उसका मुख्य कारण है कि जिस तरह की अपमान और तकलीफें उन दलित छात्रों को झेलनी पड़ती है विश्वविद्यालयों में, आपको बनाना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी ना, उसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल, तब ये आत्महत्याएं रुकेंगी। और बाकी विश्वविद्यालय के बारे में मेरी एक बात जी, बहुत संक्षेप में, जी संक्षेप में ही कह रहा हूं कि ये जो मैंने संसद में भी कहा, जो भय, नफरत और विद्वेष का वातावरण बनाया जा रहा है पूरे देश में, अब तो ये प्रकाश में आ गई। एक ही उदाहरण दूंगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र संघ के अध्यक्ष ऋचा सिंह, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत ही भद्दी बातें और उस डिमांड करना कि कुलपति को उसका एडमिशन कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि वो एबीवीपी की विचारधारा से सहमत नहीं है। इस तरह की बातें जो हो रही नहीं होने चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन केजी सुरेश जी, अंत में आखिरी बात, क्योंकि जब अदालत ने जब कन्हैया को जमानत दी थी, वहां एक बात और जज साहिबा ने बहुत दिलचस्प कही थी। उन्होंने कहा कि जेएनयू के शिक्षकों को रास्ते से भटके छात्रों को सही रास्ते में लाने के लिए भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन एक वीडियो है जिसमें एक वहां की जो प्रोफेसर हैं, वो ये कह रही हैं कि भारत का जो बहुसंख्यक एक लोगों का धर्म है और भारतीय संस्कृति है, वो दुनिया की सबसे हिंसक धर्म और संस्कृति है। अगर प्रोफेसर इस तरह की बातें करेंगे तो जाहिर तौर पर हिंसा और नफरत तो फैलेगी छात्रों। एसएफआई का एक स्लोगन है, जो सीपीएम का जो स्टूडेंट यूनिट है, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टडी एंड स्ट्रगल। अफसोस की बात है कि
आज सिर्फ स्ट्रगल रह गया है, स्टडी नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य, कोई छात्र आता है तो वो स्टडी करना है। हाँ, संघर्ष और आपका छात्र राजनीति वो एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। जब वो मुख्य उद्देश्य बन जाता है तो आपका पूरा जो चित्र देख रहे हैं वो बिल्कुल सामने आएगा। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये जो पूरा राजनीति वहां हो रही है वो मुझे लगता है कि उसमें एक परिवर्तन की जरूरत है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कुछ कोर्स करेक्शन की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मैं एक बात और अंत में छोटी सी उठा दूं, क्योंकि ये हाल ही का मामला है कि अगर एक जो छात्र नेता है, अगर वो यूनिवर्सिटी में वाईफाई के लिए संघर्ष करता है, वो यूनिवर्सिटी में जो एकेडमिक इश्यूज हैं उनके लिए संघर्ष करता है, तो जाहिर तौर पर उसमें ज्यादा कुछ मजा दिखता है, ज्यादा दम दिखता है। हालांकि दूसरे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाने चाहिए। देश में अगर दलितों के और महिलाओं के मुद्दे अगर छात्र नेता नहीं उठाएंगे तो वो भी नाकाफी है। लेकिन फिर भी एक बात बहुत चुभती है, वो चुभती बात यह है कि क्या होता है कि जब आप महिला दिवस पर भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि सेना के लोग बलात्कार करते हैं, ये मुद्दा तो उठाते हैं, लेकिन आपके कैंपस में, आपकी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा महिलाओं के उत्पीड़न के मामले, महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले हो रहे हैं। वो मुद्दा अगर छात्र नेता नहीं उठाते तो जाहिर तौर पर उन पर बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं कि दरअसल वो राजनीति कर रहे हैं किसी राजनीतिक पार्टी की या फिर छात्रों की। तमाम सवाल हमारे सामने है। फिलहाल दो टूक में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों लोग यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दो टूक में आपसे सोमवार और बुधवार को रात 10:30 बजे मुलाकात होती है। अब अगली मुलाकात आपसे आने वाले सोमवार को होगी। फिलहाल तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।